नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है FUE स्टेप बाय स्टेप मैनर में कैसे होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे जाते हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि FUE मेथड होता है जो कि जिसमें कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन जिसको बोला जाता है, एक एक फॉलिकल जिसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो आज की डेट में दो ही मेथड पॉपुलर हैं, एक है FUE और एक है FUT, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। कुछ लोग कुछ अपने अलग अलग अंदाज में इनको अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन मेथड सिर्फ वर्ल्ड वाइड ये दो ही होते हैं। तो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है FUE स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो मैं आपको आज FUE के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कोई भी मेथड हो, आपको सबसे पहले सर्जरी की डेट फिक्स करनी पड़ती है। सर्जरी की डेट फिक्स करने से पहले आपको पूरे आपके इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, ब्लड से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हो या चाहे आपका चेस्ट एक्सरे, ECG, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू आपके फिजिशियन जो बताते हैं वो आपको कराने पड़ते हैं। तो आप जब वो कंप्लीट कर लेते हैं सब और आप मेडिकली मेंटली फिट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करते हैं। डेट आपकी फिक्स हो चुकी है, आपका वो दिन आ चुका है जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट होना है, आप क्लिनिक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिक में वाइटल्स लिए जाते हैं जिसमें कि ब्लड प्रेशर होता है, आपका पल्स होता है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। ये सब हो जाने के बाद में आपको ले जाया जाता है हेड वॉश के लिए। हेड वॉश के बाद में आपका हेयर ट्रिम होता है। ट्रिम जो होता है बेसिकली अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन पे बोलना चाहिए कि आपका ऑप्शनल होता है, या आपका ये बोलना चाहिए कि आपसे पूछ के होता है कि किस तरीके से किया जाए। अगर पूरा शेव ऑफ किया जाए हेड ऊपर से लेके पीछे तक के एरिया में, यानी कि सामने से लेके बैक एरिया तक, यानी कि डोनर एरिया तक, तो वो कन्वीनियंट होता है, पेशेंट के लिए भी कन्वीनियंट होता है और जो सर्जन करता है उसके लिए भी कन्वीनियंट होता है। तो वो मेथड एक्चुअली प्रिफर्ड है। दूसरी बात होती है कि कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना चाहते हैं लेकिन शेव नहीं कराना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ऐसे होता है, आप ये देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि ऊपर के हेयर्स, साइड के हेयर्स, नीचे के हेयर्स, उनको अलग अलग तरीके से बांध दिया जाता है और जो डोनर वाला एरिया है उसमें से आपको उतना एरिया एक चूज कर लेना होता है FUE के लिए जिसमें कि आप FUE का काम कर सकें, यानी कि FUE के लिए फॉलिकुलर एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो बेसिकली ये एक एरिया वाला डिसाइड हो गया। और जब हम ट्रिमिंग की बात कर रहे हैं तो हम सामने के भी, यानी कि रिसिपिएंट एरिया के भी ट्रिमिंग की बात करेंगे। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्रंटल एरिया जहाँ पर उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है वहाँ पे भी वो ट्रिम नहीं करने देना चाहते हैं। तो बेसिकली यह मैंने आपको सबसे पहले बताया, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट तो आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, ये आपको एक अलग अंदाज में, यानी कि आपको अलग एक हाइट पे लेके जाने वाला है। तो आपके साथ में ये बात पूरी डिस्कस होती है और आपकी ही चॉइस पे प्लस आपकी ही रजामंदी बोलना चाहिए जिसको, कि उसके अनुसार ही काम होता है। जो आपके लिए भी कन्वीनियंट हो और एक सर्जन के लिए भी कन्वीनियंट हो, वही चीज चूज करना ही समझदारी की बात होती है और वो बताई जाती है हमारे यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मार्किंग। मार्किंग दो जगह पे होती है, ये रिसिपिएंट एरिया पे होती है और पीछे डोनर एरिया पे होती है। ये दोनों एरिया मार्क कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू चॉइस, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फॉलिकल्स, कितने हमको एक्सट्रैक्ट करने हैं या हमको कितने इम्प्लांटेशन करना है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा होता है। ये जब पहले एक बार मार्किंग हो गई, सारी चीज़ें वाइटल्स हो गई, सब कुछ हो जाने के बाद में पेशेंट को ले जाया जाता है फोटोग्राफी के लिए। तो उसके बाद फोटोग्राफी होती है। फोटोग्राफी विदाउट मार्किंग भी होती है, विद मार्किंग भी होती है। फोटोग्राफी के फिक्स एंगल्स होते हैं, बेसिकली फ्रंट और दोनों साइड और ऊपर का एक हिस्सा जरूर लिया जाता है, पीछे का डोनर एरिया भी लिया जाता है, क्योंकि ये हमको फॉलोअप के लिए भी चाहिए होते हैं, उसका कैसा प्रोग्रेस है इसको जानने के लिए भी चाहिए होते हैं। तो फोटोग्राफी एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये फोटोग्राफी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है।
जब ये फोटोग्राफी कंप्लीट हो जाती है तब ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में वो ऑपरेशन टेबल पे जब वो लाई डाउन करते हैं तो अब पूरी तरीके से मॉनिटरिंग लगाई जाती है, यानी कि जो आपका मल्टीपैरा मॉनिटर्स होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, आपका SpO2, पल्स और सारी चीज़ें और अदर मॉनिटर्स मतलब रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारी लगाई जाती हैं। वो लगाने के बाद में सबसे पहला नंबर आता है उसका स्क्रब, जो कि हेड को स्क्रब किया जाता है और उसमें उसके बाद जो है बीटाडीन लोशन से पूरा पेंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं बैक्टीरिया लोड को कम से कम करने के लिए और फील्ड को स्टेराइल बनाने के लिए, क्योंकि स्टेरिलिटी इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। स्टेरिलिटी इसलिए भी चाहिए होती है क्योंकि ये सारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, और बीइंग अ सर्जन, क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ और अपने क्लिनिक में पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारी तरफ से पूरी की पूरी स्टेरिलिटी रहे, जिससे कि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस मिनिमम से मिनिमम हों। ये होने के बाद में नंबर आता है एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया जो होता है, एनेस्थीसिया 2 जगह के पार्ट को होता है। बेसिकली ये आप बोल सकते हैं कि पीछे जहाँ से हमको डोनर एरिया के लिए हमको ज़रूरत है वहाँ पे एक एनेस्थीसिया वाला पार्ट लिया जाता है, एनेस्थीसिया वहाँ पे किया जाता है। वो एनेस्थेटिक्स ड्रग होती हैं जिसमें कि मेनली हमारे यहाँ यूज़ होती हैं जाइलोकेन विद एड्रेनालिन और ब्यूपीवकिन, या इसको सेंसरोकेन भी बोलते हैं, 0.5%। इसके साथ में डाइल्यूशन के लिए डिस्टिल वाटर लिया जाता है। ये तो रहता है एनेस्थीसिया का सॉल्यूशन, जो कि हम बेसिकली क्या करते हैं, पीछे से एक जगह से इंसुलिन सिरिंज लेके और उसमें एक 31 गेज की निडल रहती है जो कि प्री फिटेड रहती है, उसको लगा के और वहाँ से एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो बेसिकली इसमें एक प्रिक होता है जो कि एक मॉस्किटो बाइट से भी बहुत ज़्यादा कम पेनफुल होता है, लेकिन ये हम पहले से ही बता देते हैं कि ये ऐसा होने वाला है। ये एक एंट्री पॉइंट होता है। इस एंट्री पॉइंट के बाद में हम जो उसका एनेस्थीसिया को प्रोसीड करते हैं वो हमारे पास एक 26 गेज की स्पाइनल नीडल होती है, क्योंकि वो स्किन के थ्रू ही पास होनी होती है पूरी की पूरी। तो ये एक एंट्री पॉइंट से जाती हुई अंदर की तरफ जाती है और कई सेंटीमीटर्स लंबी ये निडल होती है और ये पूरा एरिया को धीरे धीरे ब्लॉक करती है। एक बार राइट साइड जाते हैं, एक बार लेफ्ट साइड जाते हैं, इस तरीके से करते करते हमारा सिर्फ अंदर में पेन जो हुआ एक एंट्री पॉइंट पे हुआ, इस तरीके से करते करते सामने की तरफ चले आते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से रिंग की तरह ब्लॉक हो जाता है। पूरा स्कैल्प ये साइड से शुरू करते हुए पूरी तरीके से सामने तक का ये पूरा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक मतलब ये एनेस्थेटाइज्ड हो गया, यानी कि ये एरिया नम हो गया। वो अगर छू के भी देखे तो उसको पता नहीं पड़ता है। माइनर टच सेंसेशन रह सकता है, लेकिन पेन सेंसेशन इसमें पूरी तरीके से चला जाता है। पेन सेंसेशन इसमें नहीं रहता है, क्योंकि अगर पेन रहेगा तो ये प्रोसीजर नहीं किया जा सकता है। इसमें जो कि हेयर फॉलिकल यानी कि एक्सट्रैक्शन जो किया जाएगा, ये एक स्किन के अंदर के ऊपर भाग का बेसिकली एक मशीन के द्वारा प्रिक किया जाता है या पंच किया जाता है, जिसको बोलना चाहिए। ये मोटराइज होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मोटराइज होने के कारण से ये बहुत आसानी से स्किन के अंदर पियर्स कर जाता है और फॉलिकल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो बेसिकली एनेस्थीसिया देने के बाद में इसमें आता है अगला पार्ट टिम्यूसेंस का। टिम्यूसेंस जो नॉर्मल सलाइन के अंदर एड्रेनालिन का एक एम्प्यूल मिलाया जाता है, उससे टिम्यूसेंस किया जाता है, जिससे कि स्किन के पार्ट को ऊपर से फुलाया जाता है, यानी कि स्वेल किया जाता है, जिससे आपको मतलब फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत सुविधा होती है। यानी कि वो एरिया बहुत आसानी से एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसमें हम आसानी से काम कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन एक प्रोसीजर ऐसा है बोलना चाहिए कि इसमें 2 से 3 घंटा तक लगता है। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स हमको कितने लेने हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी की जो ड्यूरेशन होती है एक्सट्रैक्शन की, ये टोटली उसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। एक्सट्रैक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तब पेशेंट को सीधा किया जाता है, यानी कि जो पहले स्टोमक के साइड में सो रहा था अब वो उसको सीधा यानी कि पीठ के बल
सुलाया जाता है। अब वो सामने हो जाता है, सामने के पार्ट में नेक्स्ट स्टेज का काम शुरू होता है, जो कि होता है स्लिटिंग। यानी कि उनको वो जगह बनाई जाती है निडल के द्वारा स्कैल्प में, सामने के फ्रंटल एरिया में, टेम्पोरल एरिया में और वर्टेक्स एरिया में। ये एरिया टोटली डिपेंड करता है कि कहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है, उसी जगह में वो बनाया जाता है। ये भी बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फॉलिकल्स, जितने लगाने होते हैं या हमने एक्सट्रैक्ट किए होते हैं, उसी के ही अनुसार ये स्लिटिंग या मतलब जो होल्स आप बोल सकते हैं निडल के द्वारा जो बनाए जाते हैं, ये सारे उसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ये निडल के अलावा कहीं कहीं कभी कभी ब्लेड से भी बनाए जाते हैं, पर यूजुअली हमारे यहाँ प्रैक्टिस जो होती है वो निडल के थ्रू ही होती है। इसके बाद नंबर आता है जब स्लिटिंग कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद नंबर आता है इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन एक मेजर पार्ट है। जो फॉलिकल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हुए होते हैं, इनकी छटाई होती है। ये समझ लेना चाहिए कि इनका एक हाई मैग्नीफिकेशन के अंदर ऑब्जर्वेशन होता है और उनमें से वही फॉलिकल चूज किए जाते हैं जो कि बेस्ट होते हैं और उन्हीं को ही इम्प्लांट किया जाता है। अगर उनमें से कुछ फॉलिकल हमको लगते हैं कि ये फॉलिकल ठीक नहीं है तो हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, वही फॉलिकल हम यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उनको देख के ही किया जाता है कि जो अच्छे से अच्छे फॉलिकल हों। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर कुछ फॉलिकल्स लगता है कि अच्छे नहीं है तो हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले से ही थोड़े से फॉलिकल एक्स्ट्रा ले के रखते हैं ताकि हम उसको इम्प्लांट कर सकें। यानी कि अगर नंबर ऑफ फॉलिकल अगर मान लीजिए कि किसी के अंदर 3000 की रिक्वायरमेंट है तो हम 100, 150 इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा लेके रखते हैं ताकि उसमें हमको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर सारे के सारे अच्छे हैं तो हम सारे के सारे लगा सकते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है पेशेंट के लिए। लेकिन ये पहले से बता दिया जाता है कि जितने भी नंबर ऑफ फॉलिकल्स की हम बात कर रहे हैं आपसे, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया जाएगा, क्योंकि ये देखने के लिए कि आपके फॉलिकल्स कैसे हैं। अगर मान लीजिए कुछ डाउन रहेंगे तो हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट कभी नहीं दे सकते। इसके बाद अगला नंबर आता है कि ये सब हो जाने के बाद में ड्रेसिंग का। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो गया तो पीछे का डोनर एरिया जो होता है उसको ड्रेसिंग कर दी जाती है। सामने का एरिया में कुछ भी हम कवर नहीं करते हैं, उसको यूजुअली खुला ही छोड़ा जाता है और उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला जाता है, फिर से एक फोटोग्राफी ज़रूर होती है। पेशेंट को कंफर्टेबल देखा जाता है, सारी चीज़ें वाइटल्स उसके मेजर किए जाते हैं और इन सब चीज़ के बीच में एक लंच ब्रेक दिया जाता है। ये लंच ब्रेक या इवनिंग स्नैक्स ये अकॉर्डिंग टू किस समय सर्जरी शुरू हुई है या किस तरीके से कितनी लंबी सर्जरी है उसके अकॉर्डिंग होती है, टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग होती है। और इसमें कुछ ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग ही होता है सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद में जब पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होता है तब उसको प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स जो होती हैं वो सारी दे दी जाती हैं, बता दी जाती हैं और एडवाइस कर दी जाती हैं। और कैसे उनको फॉलोअप में आना है, कितने दिन में आना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फ़ोन नंबर्स रहते हैं, कोई क्वेरी रहती है तो उसको कांटेक्ट करने के लिए, या आप कैसे उसमें जो है आपको मान लीजिए कि कोई दिक्कत है तो आप कैसे बात करेंगे, ये सारे फ़ोन नंबर्स भी रहते हैं और पहले से बता दिए जाते हैं। मेरे को लगता है कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें कवर करी हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको लगता है कि आप कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो आप या तो कमेंट लिख सकते हैं नीचे मेरे चैनल पे, या आप जो है व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज दे सकते हैं या मेल कर सकते हैं। मैं उनको सबको आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको उनके आंसर मिल जाएं। नमस्कार।